प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग हिंदी का गद्य खंड स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले आप जान रहे हैं कि आपका पूरा प्लेलिस्ट, पहले आप हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है यह आप देखिए। हिंदी में आपका गोधूली एक बुक है। गोधूली बुक से उसमें 12 चैप्टर है। इसमें गोधूली बुक में दो भाग है। गोधूली में दो भाग है। प्रथम भाग में है गद्य खंड, समझ गए, दूसरा में है काव्य खंड। काव्य खंड यह 12 चैप्टर है, इसमें भी 12 चैप्टर है। और एक आपका है वर्णिका। वर्णिका इसमें आपका 5 चैप्टर, यानी 12 + 12 24 और 5 29 चैप्टर आपका पूरा पढ़ना है। और आपको 17 पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में 2026 का बना हुआ कुछ ही दिन, 1-2 दिन पहले ही यह आपका समाप्त हुआ है। जो बच्चा नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, वन शॉट सब है, आपको आराम से हो जाएगा। मात्र आप 29 वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% हम गारंटी लेता हूं कि आपको एग्जाम में 100% 100 में 100 ले आ सकते हैं। आपका व्याकरण भी डाला हुआ है 2026 करके। व्याकरण तो कॉमन होता है, इंटरमेट्रिक सब के लिए होता है, वह भी आप जाकर देख लीजिएगा, समझ गए। और यह अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यह गद्य खंड का पहला चैप्टर, यानी 17, देखिए 12 कविता और 5 वर्णिका कहानी, यह बता चुका हूं। आइए आज हम लोग यह स्टार्ट कर रहे हैं। 12 में से एक आज समाप्त हो जाएगा, 11 बचेगा। यानी आपको 29 वीडियो में से मात्र 11 वीडियो इसके छोड़ के, इसके लगाकर 12 वीडियो और आएगा। बस आपका पूरी तरह से हिंदी समाप्त हो जाएगा। और उधर तो आपका व्याकरण चल ही रहा है, तो जो बच्चा नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे। देरी ना करते हुए हम लोग अब आते हैं अपने चैप्टर पर। पहला चैप्टर का आपका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका लेखक आप जान रहे हैं कौन है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। इनका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। और यह क्या है, देखिए इनका लेखक की बात करें, देखिए यह इनका लेखक की बात करें तो हम लिख सकते हैं बाबा साहेब, चाहे इसे लिखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। यह कैसा चीज है, यह क्या कहानी है, क्या है नाटक है, क्या कविता है, कौन चीज है, तो क्या निबंध है। तो यह जो है निबंध है। क्या है निबंध, आप बचपन से जिसको लेख कहते होंगे वही लेख ही विस्तार में। निबंध मतलब किसी के बारे में विस्तार में जानना। हम लोग यह जाति प्रथा के बारे में आज विस्तार में जानेंगे, जो अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। और थोड़ा सा बेसिक इनका यह भी याद रख सकते हैं, इनका यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। यह भी आप बहुत सुंदर से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था यह भी आप याद रख सकते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे। और इनको जो है संविधान के जनक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। देखिए संविधान का जनक इनको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह बेसिक बात आपको याद रखना होगा। अब हम लोग पढ़ाने का तरीका आप जान चुके हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार हम आपको बता रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको हम बताए हैं ने 12 काव्य खंड 12 गद्य खंड, यह दोनों हम 12 तो काव्य खंड पढ़ा चुका हूँ, 12 गद्य खंड अभी हम स्टार्ट किए हैं, अब समाप्त हो जाएगा। और वर्णिका का 5, यह 29 वीडियो आप देख लेंगे तो उम्मीद नहीं, आप अच्छा से एक वीडियो का थोड़ा थोड़ा नोट
लिख के आप रिवाइज कर सकते हैं 1-2 घंटा में। इसका लेखक का नाम, इनके माता के नाम, इनके पिता के नाम, यह क्या लिखा, इनके द्वारा रचना कौन कौन है। यह अगर 28 लेखक और यह पाठ का नाम भी याद रखते हैं तो 3 से 4 नंबर आपका कंफर्म है। अगर 29 दूना कितना क्वेश्चन होगा, 29 दूना बोल लीजिए 58 क्वेश्चन यानी आपका याद हो जाता है। यानी इनका जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। उसी प्रकार सबका 58 चीज, 58 आपको शब्द समझिए याद हो जाए, 58 पंक्ति याद हो जाए तो आपको 4 नंबर देख जाएगा। समझ लीजिए, देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा होता क्या है, यह विस्तार में समझते हुए इसका सारांश देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब 1 शॉट में और ज्यादा समय ना लेते हुए हम देखेंगे। आप YouTube पर 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत सा का वीडियो है, बढ़ा रहा है चढ़ा रहा भैया। ये मैट्रिक का बच्चा है, ये कोई 12th चाहे क्या कहते हैं ग्रेजुएशन का बच्चा नहीं है, कोई कंपटीशन का बच्चा नहीं है जो उनको एकदम अम्बेडकर जी के पूरा डिटेल से बता रहे हैं। वह अपना जो है जीवन में बहुत कष्ट किए हैं, बात सही है, आप लेक्चर दे रहे हैं वह बहुत सही है, लेकिन बच्चा उतना देर वीडियो पर थम नहीं पाता है। बताने का तो 2 घंटा हम भी लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन समस्या है हम सोच रहे हैं शॉर्ट में और बच्चा को ज्यादा परेशानी ना होते हुए अच्छा अंक कैसे ला जाए। देखिए, अच्छा अंक लाने के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए एक ठेला चालक है, ठेला चलाता है, उससे ज्यादा मेहनत तो कोई करता नहीं है। कितना धूप पसीना में बेचारा थक जाता होगा, शाम आता होगा पूरा थक जाता है, लेकिन उसको मिलता क्या है, 500 से 1000 रुपया बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो एक एसी में स्मार्ट वर्क करता है, जैसे एसी में बैठकर एसपी साहब बीडीओ साहब बैठ के देखिएगा, आराम से रहेगा, उसका जो है कम से कम वेतन जो होगा, कम से कम मिनिमम वेतन होगा 2000 से 3000 डेली होगा, 3000 होगा। समझिए दोनों में अंतर है कि नहीं, क्योंकि वह स्मार्ट वर्क किया। अब आप अपना ही एग्जाम पढ़ लीजिए, आप अपना पड़ोसी में देखिएगा, कोई को बच्चा जो है ना पढ़ता है कम ही दिन और देखिएगा तुरंत आगे बढ़ जाएगा, तुरंत बिहार पुलिस की नौकरी ले लेगा, कुछ ले लेगा। वो स्मार्ट वर्क करके जो पूछता है वही पढ़ के, समझ गए। जानना तो जरूरी है, देखिए पढ़ाई तो जरूरी है, कंटिन्यूअस जरूरी है, लेकिन अभी आप 10th का बच्चा है तो गंभीर भी होना है, लेकिन उतना गंभीर नहीं होना है कि सब कुछ यही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बहुत आदमी के देखते हैं 2-2 घंटा दे रहा है पहला चैप्टर में, तो बच्चा को क्या लगे एक ही चैप्टर पढ़ना है, क्या एक ही चैप्टर उसको घोर के पिला देना है तो हो जाएगा, नहीं। उसको सारा चैप्टर कम समय में स्मार्ट वर्क करवाना है, समझ गए। तो इसी पर ज्यादा ना बोलते हुए हम लोग आते हैं लेखक परिचय। पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय, उसके बाद हम इसको सारांश पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है श्रम विभाजन थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, टोटल चीज 1 वीडियो में करेंगे। चलिए आगे आइए, देखिए ऊपर में हम लिख दिए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिंदी है, समझ गए। यह आपका गद्यखंड का है, काव्यखंड पूरी तरह समाप्त हो गया है। और देखिए लेखक परिचय में देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, यह तो हम आपको पहले ही लिख दिए थे, समझ गए। इसीलिए यह याद रखेंगे 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ गया था, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे। फिर वहां से लंदन गए, कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों का मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। बात समझ रहे हैं, उन्होंने वह मानव को अधिकार दिलाने के लिए बहुत ही क्या कहते हैं अथक अथी था। इसमें आगे हम थोड़ा सा हम आपको यह बता देते हैं, लेकिन इसमें और कुछ छोड़ दिए हैं हम बुक से, वह हम थोड़ा बता देते, टाइप नहीं हो पाया है। जैसे यह जो न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा के लिए दिए, किसके सिफारिश पर गए थे, किसके प्रोत्साहन राशि पर गए थे, तो इनका जो प्रोत्साहन राशि दिए थे
बड़ौदा नरेश दिए थे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर इन्होंने न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए, यह आप याद रखेंगे। और फिर वहां से लंदन भी गए थे, आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम जो है इसमें टाइप नहीं किए हैं। और आगे हम जो भी इसमें छूटेगा आपका ऑब्जेक्टिव में सारा कवर हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन, हम मानता हूं कि हम पूरा लेखक परिचय नहीं लिखा, हम शॉर्ट में लिखा हूं, और लेकिन क्वेश्चन आंसर और इसका सारांश सब कुछ अगर देख लीजिएगा ना, तो मैं क्या, आप उम्मीद नहीं है, आपको हम गारंटी दिलाता हूं, मुझ पर भरोसा रखिए कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। समझ गए? तो आगे हम देखते हैं इसमें लेखक परिचय। जैसे इनका निधन की बात कीजिएगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ, यह याद रखेंगे। जन्म और निधन दोनों चीज याद रखेंगे। इन्होंने संघर्ष क्या किया, अछूत, इनका महादलित परिवार में जन्म हुआ था, यह भी याद रखेंगे। इसमें है नहीं, बहुत कुछ नहीं लिखे हैं, यह गलती, हम सोच रहे थे इसको पूरा टाइप करवा दे, लेकिन टाइप नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको टोटल चीज बताएंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कुछ सुनने के भी प्रयास कीजिएगा। जो हम इसमें नहीं लिखे हैं वह बोल कर भी आपको सुना दें, ठीक है। अब इनकी रचना में देखिए, प्रमुख रचना आपको याद रखना है। द कास्ट इन इंडिया का लेखक कौन है? अंबेडकर जी हैं। देयर मैकेनिज्म किसने लिखा? अंबेडकर जी हैं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसने लिखा? अंबेडकर जी ने। देखिए यही है अंबेडकर बाबा। अंबेडकर जी कौन है? अंबेडकर जी आपके सामने में है, इनको देख लीजिए, ठीक है। अंबेडकर जी आपका यही है, इधर फोटो पटने लगाए थे, यहाँ लगाए, ठीक है। हु आर सुद्राजा, यह भी, और बुद्धा एंड हिज्म धम्मा, किसने लिखा? अंबेडकर जी ने लिखे। सभी आपको याद रखिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, समझिए, यह भी किसने लिखा था? अंबेडकर जी लिखे हैं। हु आर दे मतलब जितना भी ये है वह सब लिखने का काम यह जो है बहुत साथ ही आपको याद ही रखना है, समझ गए। अगर याद नहीं रखिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इनकी प्रमुख रचना अगर बात करें, आपके बुक में की बात करें, तो इनहेलेशन ऑफ, यह भी याद रखेंगे, कास्ट इसमें दिया गया है। हाँ, इनहेलेशन दोनों सटा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछा जाता है। इनहेलेशन ऑफ कास्ट, यह याद रखेंगे। यह किनकी रचना है? यह अंबेडकर जी की रचना है। और हिंदी में इनका संपूर्ण वाग्मयन भारत सरकार के मंत्रालय से बाबा साहेब के संपूर्ण वाग्मयन नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था, यह बात याद रखेंगे। अब देखिए पाठ परिचय में थोड़ा सा सुन लीजिए क्या कह रहा है, तब हम लोग पाठ के सारांश पढ़ने से पहले कुछ हम आपको बता देंगे, उसके बाद सारांश पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। उतना ही छोटा नहीं करना है कि आपको कुछ हम बताए ही नहीं। देखिए पाठ परिचय में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। अब कहेगा यह जो है निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का विख्यात भाषण, अम्बेडकर जी जो भाषण दिए थे वो अपना भाषण का संग्रह जो किए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये कहाँ से लिया गया है? श्रम विभाजन जाति प्रथा, कहिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, देखिए सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। जो मानव का गुण है, जो समाज की सद्भावना है, जो समरसता है, जो मानव की गुणों का विकास करने वाली बात है, उसको ही चर्चा करने की बात की गई है इसमें, समझ गए। किसमें? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसमें आप थोड़ा सा यह समझ लीजिए, हम एक फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं छोटा सा। मान लीजिए यह है अपना अंबेडकर जी, अंबेडकर बाबा जी हैं,
डॉक्टर मान लेना है, ऐसा नहीं, हम आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं, ना कि हमको किसी को आत्मा में ठेस पहुंचाने की दृष्टि से। इसके अगर किसी को दिल में ठेस पहुंचता है अंबेडकर बाबा के फिगर के लेकर, तो मैं उससे क्षमा मांग चाहता हूं, समझ गए। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी एक तरफ है, और दूसरा तरफ समाज के लोग, मान लीजिए समाज का कुछ लोग हैं, क्या है समाज का लोग, समझ गए। यहाँ कुछ समाज का लोग भी है, यह कौन है, समाज के लोग, समाज के लोग। यह जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में हम थोड़ा समझा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन थोड़ा बहुत आप जान रहे हैं, लेकिन हम आपको विस्तार में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंबेडकर जी इस निबंध में क्या लिखना चाह रहे थे और क्या लिखे, और आपको क्या पढ़ना है। अंबेडकर जी कहते हैं जाति प्रथा एकदम खराब चीज। क्यों खराब है? अंबेडकर जी के मायने में कहा जाता है जाति प्रथा जो है बेरोजगार का जन्म देता है। तो कैसे आप बेरोजगार कहिएगा? मान लीजिए आपके गांव में कोई नाई ले लीजिए, चाहे माली ही ले लीजिए, माली का काम होता है कि फूल पहुंचाना। अब तो वह लगभग काम ही समाप्त हो गया है, पहले लोग फूल पहुंचाने का काम करता था माली। लेकिन मान लीजिए नाई का बात कर लेते हैं, चाहे मल्लाह जी जो हैं उनको भी आत्मा को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, हम किसी भी जाति की बात कर ले, समझ गए। मान लीजिए किसी बनिए की बात कर लीजिए, एक बनिया जिनको पिताजी सब दिन अपना खरीद बिक्री का काम कर रहा है, लेकिन वह जो है उसका बच्चा अब एक ही गांव में, मान लीजिए बनिया जाति का आदमी एक ही बनिया गांव में, बनिया लीजिए, चाहे उदाहरण ले लेते हैं सबसे सुंदर एक ठाकुर नाई के ठाकुर जी की इज्जत से बात किया जाए, ऐसा नहीं कि हम किसी को आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं। अगर किसी को आत्मा की मन में ठेस पहुंच रहा है तो मैं उसके लिए हृदय से माफी चाहता हूं, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आप ही के गांव में, चाहे किसी गांव में 500 नाई है, अब मान लीजिए जाति के आधार पर इसको बाल काटना ही है, इसको बाल काटने का काम ही है, तो 500 लोग अगर अधिकतर नाई ही है तो किसको बाल काटेगा? सबको मिलेगा काम? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मान लीजिए 50 का मिल गया, 100 का मिल गया, तो जाति प्रथा, क्या एक जाति प्रथा बेरोजगारी का जन्म नहीं दे रहा है? बेरोजगार आदमी को नहीं बना रहा है, बेरोजगार नहीं बना रहा है, एकदम बना रहा है। जाति प्रथा बेरोजगार का कारण है, पहला कारण ये हो गया। अब मान लीजिए अब हमारे पिता, चाहे किसी के पिता, अगर वो उनका पिता अगर बाल काटने का काम किया गया है, मेरे ही पिता अगर बाल काटने का काम किया है, काम मिल भी गया, तो मान लीजिए इसमें 1000 आदमी है, तो आपको काम मिल गया, लेकिन आपको इच्छा नहीं है। तो अगर इच्छा नहीं है तो आप कैसे काम कीजिएगा? आप तो मन से कीजिएगा नहीं। जब मन से जब नहीं कीजिएगा तो आप जाने का दुकान पर, मान लीजिए जहां पर आप बाल काटते हैं वहां पर जाने का था 9 बजे, आप जाइएगा 2 बजे सो गए, काम करने का मन ही नहीं है। तो देखिए आपका इच्छा शक्ति घटेगा, वहां आर्थिक कमी होगा, मतलब पैसा की कम आमदनी होगा। तो देखिए यहां से भी आपको अगर 100% नहीं देते हैं तो आपका आय की कमी होगा, यानी आर्थिक क्षति होगा। दूसरी बात क्या होगा? आपकी आर्थिक क्षति होगा, आर्थिक क्षति होगा और आपका आमदनी बहुत कम होगा, आप 100% दे ही नहीं पाइएगा। तीसरी बात यह है कि जातिवाद जो है वो जाति का ही नहीं विभाजन कर रहा है, आपका ऊंच नीच का भी विभाजित कर रहा है। आप देखिएगा, आप कहिएगा कैसे? जैसे आपके गांव में कोई ब्राह्मण जाति का लोग आ जाए, जैसे पंडित जी का मान लीजिए, वो आ जाए तो उसको कहिएगा पंडित जी बैठिए बैठिए कुर्सी दीजिएगा। लेकिन एक नाई आ जाए तो उसको कहिएगा
क्या कर, बैठिए बैठिए, क्या हाल है, बस हो गया, इतना कर। देखिए जाति जो है यहाँ ऊंच नीच का भावना, पंडित जी कितनों गरीब है तो आपको उससे आप पूजा करवाते हैं। क्या आप पूजा करवा सकते हैं? हम चाहे कोनो जाति के हैं, मैं भी किसी के घर में जाकर पूजा नहीं करवा सकता हूँ। ये यह भेदभाव क्यों? यह तो गलत है। आदमी के मन के हिसाब से, इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। आज मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, आज मेरे पिताजी हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर चाहिए तो हम उनका अब फोटो भी अपलोड करेंगे कुछ ही दिन में, आपकी कृपा रही तो। समझ गए? मेरा पिताजी वास्तव में किसान थे, अभी भी हैं, लेकिन मैं किसान नहीं बनना चाह रहा था, तो मैं अभी छोटा सा नौकरी कर रहा हूँ, बिहार सरकार में हूँ, और आप लोग को पार्ट टाइम कभी शाम को कभी सुबह को वीडियो बना के डालते रहता हूँ। समझ गए? तो मुझे इच्छा नहीं था वो, अब हम उसमें अगर खेती करते तो हम तो 100% दे ही नहीं पाते, हो दे पाते 100% नहीं देते, मन ही नहीं लगता। अब खेती गेहूं होना होगा 1 मन का कट्ठा तो हो जाएगा 10 किलो का कट्ठा हो जाएगा। समझ गए? तो वहां तो दिक्कत ही रहता। इसीलिए देखिए, जाति प्रथा या उसको जो पिताजी काम कर रहा है उसका बेटा भी वही काम करे, यह ठीक नहीं है। अम्बेडकर जी कहते, यह 3-4 बात आपको याद रखना होगा कि जाति प्रथा क्या कहता है, जाति का ही विभाजन नहीं करता है, वह श्रम का विभाजन करता है। श्रम का जो विभाजन मतलब उसका काम का जो विभाजन कर रहा है, जिसके कारण से बेरोजगारी पैदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है, जो इच्छा के अनुरूप अगर काम नहीं मिलता है, जाति के आधार पर भी काम करता है, तो वह बेचारा अपना 100% उसको नहीं दे पाता है, जिसके कारण आर्थिक क्षति भी होता है। और तीसरा बात आप यह भी जान लीजिए, जाति प्रथा काम को ही विभाजन नहीं करता है, क्या करता है, आपको ऊंच नीच की भावना पैदा करता है। यह बात याद रखेंगे। दूसरी तरफ यह तो अंबेडकर जी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज के लोग जो हैं यह कह रहे हैं जाति प्रथा बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो आप देखिए, अंबेडकर जी के बारे में आपको पूछेगा, अंबेडकर जी के बारे में जाति प्रथा और श्रम विभाजन में क्या राय है, तो आप कहिएगा अंबेडकर जी गलत मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? जाति प्रथा और श्रम विभाजन को क्या मानते हैं? गलत है। कि जाति के आधार पर काम का बांटना गलत है, क्योंकि वह बेरोजगारी पैदा करता है, वह आर्थिक क्षति कराता है, और वह ऊंच नीच की भावना पैदा करता है। लेकिन समाज के लोग उसको कहते हैं, यदि नाई नहीं रहेगा तो बाल कौन काटेगा, यदि माली नहीं रहेगा तो फूल कौन पहुंचाएगा, यदि मल्लाह जी नहीं रहेंगे तो मछली कौन पालेंगे। मतलब ऐसा तर्क देते हैं कि कहिए नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वह नहीं रहेंगे तो क्या नाई को ही बाल काटने का अधिकार है? मेरा ही इच्छा है कि बाल सैलून का दुकान खोल लूं, तो क्यों ना खोल सकूं। अभी तो लगभग कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं ही चेंज हुआ हूं। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ बिहार सरकार नौकरी ही कर रहा हूँ। पहले तो नौकरी तो समझिए मुश्किल ही था, छोटे मोटे जाति को जो भी है, अभी भी आपको यह दिखने को मिल रहा है। क्या कोई यादव हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे तेली हो, चाहे हलवाई हो, कोई भी जाकर पूजा करवा सकता है? नहीं। अभी भी वही फॉरवर्ड की लोग, जो वही पंडित जी जो है वही पूजा करवाते हैं। तो अभी भी कुछ है, लेकिन हद तक यह सुधार आया है। और मैं कोई पंडित जी और फॉरवर्ड लोगों को मैं अथी नहीं करना चाह रहा हूं कि मैं उनको दिल पे चोट पहुंचा। अगर आप मेरे वजह से आपको कोई बात को बुरा लगा होगा तो मैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। समझ गए? लेकिन आगे हम बच्चा को समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, ना कि आप लोगों को कोई ठेस पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आगे हम आप समझेंगे पाठ का सारांश, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखिए, आप यहां लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ, इसको छोड़ दीजिए।
में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया। देखिए अंबेडकर जी ने इस प्रथा में, इस निबंध में क्या लिखना चाह रहे हैं? जाति के आधार पर जो असमानता है, जो ऊंच नीच है, जो बेरोजगारी है, उसका अपना विचार प्रकट किए हैं। किनका विचार है? ये अंबेडकर जी का विचार प्रकट किया गया है। लेखक कहना चाह रहा है, लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। मतलब उनका कहना है आज के परिवेश में भी कुछ लोग हैं जातिवाद का पूरा पुरजोर से समर्थन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। मतलब काम चलते रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? जाति होना चाहिए, श्रम विभाजन होना चाहिए कि फलना जाति का लोग ही फलना काम करे, नहीं तो वह काम कौन करेगा? किसके अनुसार कह रहा है? आम आदमी यानी समाज के लोग के अनुसार, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। आपको हम समझा चुके हैं। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि लेखक अंबेडकर जी के क्या आपत्ति है? देखिए यह तो समाज के लोग ने कह रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ तो बेरोजगारी पैदा कर रहा है और आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है और ऊंच नीच की भावना भिन्न कर रहा है। एक श्रमी विभाजन थोड़े कर रहा है, समझ गए? तो हम आपको यह बात समझा है। लेकिन लेखक का आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिए हैं। कहिए श्रमिक विभाजन कैसे? क्योंकि अभी देखिए मेरे पिताजी यदि किसान है, मैं भी किसान रहता, मैं भी मजदूर रहता, तो आज मैं खेत में काम करने में 100% नहीं देता, काम करने का मन नहीं रहता, खेती करने का मन नहीं रहता, जिसके कारण वहां अनाज अच्छा नहीं होता, तो इससे मुझे आर्थिक क्षति होता, तो मेरा परिवार अच्छा से नहीं चलता। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत के जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच के भी करार देता है। यह सब बात हम आपको समझा चुके हैं, आप समझ गए होंगे। समझ गए? आगे आइए। हम बहुत छोटा में मात्र 3 स्लाइड में आपका छोटा छोटा लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बता। देखिए दूसरी स्लाइड है और 1 स्लाइड मात्र है, आपका पूरा सारांश खत्म हो जाएगा। मैं पूरा बुक आपका नहीं छापा। पूरा बुक में आपका जो है पैराग्राफ है 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है। हम मात्र 2-3 पैराग्राफ का छोटा छोटा लिए हैं, जो मुख्य पॉइंट है वह लेकर बताए हैं। आपका इतना से और क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि सारा क्वेश्चन बन जाए। समझ गए? आगे आइए। और जानते हैं बाबा साहेब का इसमें आपको लिखा यह विडंबना की बात किसने कहा है? तो बाबा साहेब ने कहे हैं। यह हम आपको बता देंगे, जो ही जरूरी है आगे चलकर हम बताएं। ठीक है? जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। अंबेडकर जी कह रहे हैं जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन ही मान लिया जाए तो यह अच्छा नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अभी हम बताए थे यदि उसको श्रम विभाजन का ही रूप ले जाए, नाई यदि बाल काटने का ही काम कर ले, तो क्या वह 100% देगा? नहीं देगा, मन ही नहीं रहेगा। उसको मन है कि भाई हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शिक्षक बने, वो कैसे अब बाल काटेगा? भाई नहीं काट पाएगा। समझ गए? वही है कहना चाहिए। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। मतलब व्यक्ति को जो रुचि है और उनको जो करने की क्षमता है उसके अनुसार कार्य चुनने की अथी दिया जाए, न कि जाति के आधार पर। समझिए? इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा क्या करता है? मनुष्य के माता पिता जो काम कर रहा है सामाजिक स्तर पर, उसी पेशा को अपनाने के लिए बढ़ावा देता है, मजबूर करता है, जिससे
3 चीज, 4 चीज, 5 चीज नुकसान होता है। 5 प्रकार का नुकसान देखने को मिलता है। जैसे में हम 2 प्रकार 3 प्रकार आप याद रख सकते हैं। बेरोजगारी का जन्म देता है, आप आर्थिक क्षति होता है, ऊंच नीच की भावना पड़ता है। जो ब्राह्मण लोग कर सकते हैं वह दूसरे जाति का लोग नहीं कर सकते हैं। समझ गए? यह सब छुआछूत का भावना का थी होता है। अम्बेडकर जी तो आप उनका एक फिल्म है, आप जाकर देख सकते हैं। कितना बेचारा उतना बड़ा ऑफिसर बनते हुए भी बहुत कष्टमयी जिंदगी जिया था। अम्बेडकर जी का जिस दिन आप देख लीजिएगा तो आप कहिएगा मर जाना सही है, लेकिन यह सब काम नहीं देखना चाहिए। वह बेचारा बरामदा पर बैठकर शिक्षा ग्रहण किया था। समझ लीजिए, वह छुआछूत के कारण, क्योंकि एक दलित समाज से था, इसलिए उसको बेंच पर बैठा स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं दिया जाता था। समझ गए? तब पर भी वह अपना समाज के प्रति, लगन के प्रति, आज इतना पढ़ाई के प्रति मतलब पूरा चीज सोचकर इतना आगे बढ़ा कि वह पूरे देश के संविधान बना दिया। जो संविधान के आज राजा, महाराजा, नेता, लीडर, आईएएस, आईपीएस सभी को मानना पड़ता है। समझ लीजिए कितना उनका कर्तव्य महान था। चलिए आगे, ये अंतिम स्लाइड है और कहते हैं कि देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करता। मतलब पेशे मतलब काम का निर्धारण नहीं करता, दोषपूर्ण मतलब उसकी इच्छा के अनुसार निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देता है। मतलब आप जिस जाति से हैं वही काम करना है जीवन भर, दूसरा काम नहीं करना है। इसके कारण यही यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। अब मान लीजिए कोई काम कर रहा है, अब उद्योग ही बन जाएगा। जैसे कोरोना काल लीजिए, जैसे और भी कोई आफत विपत आते रहता है, बाढ़ आ गया, किसान क्या करेगा? अब मान लीजिए शहर में जाकर कोई रोजगार धंधा नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, तो क्या किसान खेत पानी को पारेगा? बाढ़ आ जाएगा तो नहीं। तो इसीलिए पेशा बदलने का भी होना चाहिए, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण बेरोजगारी हो जाता है। खास पेशे में अगर रहिएगा तो आप बेरोजगार हो जाइएगा। जाति प्रथा किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर नहीं होता है। समझिए, किसी को इच्छा पर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ विवशता बस करते हैं। मतलब कह रहा है जाति प्रथा के आधार पर जो काम बांटा गया वह व्यक्ति के मन में नहीं रहता कि हम फलाना जाति के हैं तो हम वही काम करेंगे। जैसे हम बनिया हैं, मेरे पिताजी अभी किसान हैं, मजदूर हैं, तो मैं मजदूरी कराऊंगा। हम कभी सोचे होंगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचे हैं तब ना हम आज यहाँ पहुंचे हैं। आपको पार्ट टाइम कभी कभी वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। मैं आपको गारंटी भी ले चुका हूँ कि आपका सारा सब्जेक्ट का सारा प्ले लिस्ट में उपलब्ध होगा। आप सिर्फ अपने मेरे मेहनत अगर अच्छा लग रहा है आपको तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे भी एनर्जी मिलता रहे। हम आपको बता चुका हूं, मैं बिहार सरकार एक छोटा सा कर्मचारी हूं। दिन में नौकरी करता हूं, रात में 6 बजे के बाद मैं आपको लिए वीडियो बनाता हूं। कभी शाम में, कभी दोपहर में, कभी जब भी समय छुट्टी मिलता है तब आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। और गारंटी के साथ दिसंबर या जनवरी तक 2026 तक पूरा हम आपको समाप्त कर देंगे। समझ गए? आगे देखिए, कह रहे हैं जाति प्रथा व्यक्ति का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति की दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं आदर्श समाज का वह है। आदर्श समाज कौन है? देखिए, लेखक कहते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भातृत्व को महत्व दिया जाता है। देखो, अच्छे समाज कौन है? जिसमें स्वतंत्र लोग हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी काम कर सकते, उसमें समता हो, समानता की अधिकार हो, भाईचारा का महत्व हो, तभी वह समाज आदर्श समाज कहा जाता है, नहीं तो नहीं। अम्बेडकर जी बहुत सुंदर यह निबंध लिखे हैं।
आपको बहुत छोटा सा में आपको इस थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, मात्र आधा घंटा में। आगे हम चलते हैं अब इसका क्वेश्चन आंसर पर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे बहुत कम समय में। देखिए कहते हैं पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, लेखक भीमराव अंबेडकर जी ने विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद का पोषक की कमी नहीं है, आपके किताब में दिया हुआ है, जिसका स्वरूप की जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, जो स्वाभाविक नहीं है, समझ गए, जो कि गलत है। इतना लिख दे रहे हैं तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। आगे ये जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, अच्छा तर्क देते हैं। देखिए कहते हैं जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, मतलब अच्छा मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या है, कोई बुराई है ही नहीं। कौन कहते हैं, जातिवाद का पोषक कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है। अगर जाति वह काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, जो है जो भी है मल्लाह जो है मछली नहीं पालेगा, मछली कौन लाएगा, कैसे चलेगा समाज की गाड़ी। इसलिए वह जातिवाद का पोषक कह रहे हैं, जो कि गलत है अंबेडकर जी के अनुसार। ऐसे भी गलत है, समझ गए, ऐसे भी गलत है, हम आपको समझा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक की क्या आपत्तियां हैं, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है कि जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन का रूप ले रखा है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलू में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। बात समझ में आया, बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है, आप यदि चाहिए तो बहुत सुंदर से इसको पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए हो गया, आगे आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो हम लिखेंगे भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। मतलब जब बच्चा जन्म ही नहीं लेता है तभी कह देता है कि यह बच्चा उठकर, मेरा बेटा उठकर बाल काटेगा, मेरा बेटा उठकर मजदूरी करेगा, मेरा बेटा उठकर किसान बनेगा, ऐसे कहने लगता है। व्यवस्थापूर्ण और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाया जाता है। मतलब व्यवस्था से अगर आप काम कराएगा आपसे जबरदस्ती से, क्या वो आप बढ़िया से काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, समझ गए, यही बात है। यह सब बात आपको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है, कैसे। यह सब क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया से आप देखेंगे, एक आध बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, 2 बार, तो आपको सारा चीज लिखने आ जाएगा, समझ गए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि यह तो क्वेश्चन है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशलता हो या नहीं, उस कार्य को में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई भी कार्य कुशल, सॉरी बच्चों ये भाग जा रहा है, हाँ ठीक है, चलिए, तो दिल लगे ना तो दिमाग लगे, तो कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण है। देखिए बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे नहीं है, एकदम प्रमुख कारण है। या तो
आपका मेरे पिताजी जो किया है, अगर वो आज मैं करता तो क्या रुचिपूर्ण करता? नहीं करता, कभी नहीं करता मैं रुचिपूर्ण, मन ही नहीं लगता मुझे करने में, 100% नहीं देता तो अच्छा काम नहीं होता। और यह बेरोजगारी तो है ही, एक ही गांव में मान लीजिए सब किसान ही बन जाएगा और मेरे परिवार में जितना भी है सब किसान ही बन जाता तो खेत कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? 200 लोग हैं, 200 बीघा जमीन भी नहीं होगा तो कहाँ से आ पाएगा? तो बेरोजगारी होगा ही, यही सब बात है। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक जाति प्रथा को मानते हैं। देखिए, लेखक भीमराव अम्बेडकर ने आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते, जो निर्धारित किया गया है कार्य उसको मानते हैं, क्योंकि रुचि और व्यवस्था उस मनुष्य काम को टालने लगता है। रुचि जिसमें नहीं रहता है तो आप कहेगा छोड़िए ना सर, कल होगा परसों होगा। आपको जिसमें रुचि नहीं है, जो रुचि है, देखते हैं फिल्म देखने में आपको रुचि है तो कितना चाव से देखते हैं। कोई महिला को अगर टीवी देखना है तो देखेगा, देखते रहेगा टकटका, चाहे कोई युद्ध भी छिड़ जाए उसको कोई मतलब नहीं रहता है। रुचि होना चाहिए काम में, तब काम खत्म होता है, समझ गए। ऐसी परिस्थिति में जहां काम करने में मन या दिल, रखिए इसको हटाते हैं, इसको काट दीजिए, मन या दिल लगे ना दिमाग तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता? वह कुशल काम नहीं हो सकता है, समझ गए। आगे आइए, लेखक कितना क्वेश्चन है? 9। हाँ, मतलब 9 क्वेश्चन है, इधर उधर क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यह आपको पूरा पाठ का सारांश है, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे। कह रहे हैं, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया? देखिए, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं पे जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार है, और देखिए, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाजता वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि है। समझ गए कितना चीज है, एक ही चीज को बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है? समझिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। क्या माना है? बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, मतलब सभी का अधिकार समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि समाज में दूध और पानी का मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होना चाहिए। हमें साथियों को प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। कह रहा है कि समाज में जो लोग जो हो, दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। दूध और पानी में मिला देते पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो वैसा समाज में होना चाहिए कि यदि एक दूसरे के लोग के साथ मिल के कैसा रहना चाहिए? दूध और पानी की तरह रहना चाहिए, पता ही नहीं चले समाज में यह फलना जाति का है या चिलना जाति का है। समझ गए, अम्बेडकर जी का यह कहना। वह अंतिम क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ का सारांश लिखिए। आप इसको संक्षेप में पढ़ के आप लिख सकते हैं बहुत ही सुंदर से, नहीं तो हम स्पीड में थोड़ा सा आपको पढ़ भी देते हैं। आज के युग में सब कुछ बताए हुए हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आपको आसानी रहेगा बनाने में। आप भी लिखने के प्रयास कीजिएगा, लिखा हुआ चीज जल्दी भूला नहीं जाता, समझ गए, इसलिए लिखिएगा। आज के युग में जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। समझ गए, वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, समझ लीजिए, खतरनाक है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग के आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन और उसमें ऊंच नीच का भी भेदभाव करती है। समझ गए, तो वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना
पेशा थोप देता है। जाति प्रथा क्या होता है, जन्म से ही जन्म है, फलना जात नाई में जन्म लिए तो अब बाल काटिए, यह थोप देता है। मनुष्य की रुचि को अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखता है, जाति प्रथा में मायने नहीं रखता। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करते हैं, काम जो है टालते रहते हैं, छोरन कल करेंगे परसों करेंगे, जिससे आर्थिक क्षति होता है, ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। देखिए पेशा बदल सकते हैं और लेकिन जाति प्रथा में नहीं है बदलने का, वही कह रहा है। इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देता है। भारत में की गरीबी और बेरोजगारी का मूल में जाति प्रथा ही है। भारत का गरीबी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध होते हितों में सबका भाग होता है, इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होता है, लोग दूध और पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी प्रकार इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूल रूप समाज के सामूहिक जीवन चर्या और सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम ही है। समझ गए, कितना सुंदर से लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा लिखने के प्रयास कीजिएगा तो और सुंदर से समझ में आ जाएगा। और हम लोग अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखते हुए तब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आप चलते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका जितना बात अगर दिल से सुने होंगे अभी तो एक बार में आप लोग जवाब दे दीजिएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप जान रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, यह कुछ कहने का बात है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या। देखिए अभी हम नहीं बताए हैं लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, समझ गए। इसीलिए बोले आपको पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको 100% हो पाएगा, नहीं तो नहीं। पर जो भी हम लेखक परिचय में नहीं पढ़ाए तो यहाँ हम दे दिए, समझ गए। तो इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है, रामजी सकपाल है। ऑप्शन नंबर बी आप याद कर लीजिएगा। ऑनलाइनर में ऐसे करके लिख के डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम ऐसे पिता ऐसे करके लिख दीजिएगा, रामजी सतपाल, रामजी सतपाल, समझ गए। और इसको आराम से जल्दी टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है, किसे श्रम विभाजन को आवश्यक माना है, समझ गए। आधुनिक समाज, समझ गए। आ गया ये जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक डैश कारण बनी है, दोनों कारण बने। अभी कई क्वेश्चन में हमने देखे हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों कारण बनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर आपका हो जाएगा, समझ गए। आगे हम लोग आइए, मुक नायक क्या है, तो ये पत्रिका है, यह हम आपको नहीं बताए थे, याद कर लीजिए। मुक नायक क्या है, एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, हम बताए थे कि दिल्ली में हुई थी 1956 में, यह हम बताए हैं आपको लेखक परिचय में, 1956 में हुई थी। आगे आइए, डॉक्टर भीमराव का जन्म कब हुआ था, तो यह भी हम आपको बताए थे बहुत ही सुंदर से, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। देखिए 7 अप्रैल 1891 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी का मिश्रण जैसा होना चाहिए, अभी कई बार हम आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समय ज्यादा नहीं लगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, समझ गए, स्पीड में बता रहे हैं। बाकी तो हम अभी तुरंत कहानी अभी निबंध बताए हैं, समझ गए। तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए आगे, भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो भीमराव अंबेडकर जी का है, उन्हीं का तो अभी पढ़ रहे हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है आप बताइए, श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। आप जैसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। अमेरिका में एक शहर है जहाँ था न्यूयॉर्क, वहां गए थे, समझ गए, यह याद रखेंगे, हम आपको बताए हुए भी। आगे आइए, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति है,
तो समझिए यह सभी के लिए, किसके लिए? चिंतात्मक, बुध, कबीर और ज्योति बाप फूले, यह सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, याद रखें। आगे आइए, दूसरा कह रहा है जाति प्रति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब? सही हम आपको नहीं बताया है, लेकिन आपकी किताब में है, याद कर लीजिएगा। समझ गए, यह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में यह आयोजन किया गया था, भाषण हुआ था, यह याद। समझ गए। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह निबंध है। बस यह तो इतना आसान है कि यह सब आप आराम से बता सकते हैं। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? तो यह द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, मतलब यह तीनों है, तो इसमें से सभी कर देंगे, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे आ जाइए आप। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, नहीं कार्यकुशलता के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आ जाइए आगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संवादित किया गया? एलिहेशन ऑफ कास्ट, यह हम बताए हुए हैं, नहीं बताते तो कोई बात होता है, हम बताए हुए हैं। समझ गए। अगला आइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल, अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी, किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में रूपांतरण किया, यह हम आपको नहीं बता है। एकदम मोस्ट भी आई सवाल है, आपको पूछे जाने वाला है। हम गारंटी लेता हूं 2026 में ये आ सकता है, गारंटी नहीं लेता सकता हूं क्योंकि 100% हम बता ही नहीं सकता, लेकिन है इंपॉर्टेंट। या जो हिंदी रूपांतरण किसने किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेखक तो है इनका अम्बेडकर जी, तो इसका हिंदी में किया था ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव, यह याद रखेंगे कि इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। अम्बेडकर जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, यह याद रखेंगे। लेखक के इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? यह कहां पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? यह भी हम आपको नहीं बताए थे, तो आप याद कर लीजिएगा। भीमाबाई कहां पर है? भीमाबाई यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में है। डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? पीएचडी की उपाधि उन्होंने कब धारण किया? 1916 में उपाधन किया है, 1916 में, याद रखेंगे, पीएचडी इन्होंने धारण किया। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की यदि बात करें तो हम कहेंगे जिसमें लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात किसको कहेंगे हम लोग? जाति के पोषकों को कमी नहीं, हाँ विडंबना जाति के पोषकों की कमी नहीं है, जाति के पोषकों बहुत है, आपके बुक में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। हम जल्दी देखिए, सब ऑप्शन देख के जल्दी जल्दी बताना चाह रहे हैं कि आपको समय कम न लगे। हम नहीं चाहते हैं अन्य वीडियो की तरह 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बनाते रहें, यह समझा कर एक ही चीज 5 बार। आपको यदि देखना है, समय है, तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, आप रिवाइज के तौर पर हो जाएगा। जल्दी जल्दी तो सिलेबस खत्म। देखिए, एक बार पढ़ने से आप महान नहीं हो पाइएगा, टॉप नहीं कर पाते, कभी नहीं हो पाइएगा। आप बार बार जब तक नहीं देखिए, आपको संस्कृत में हम बताए हैं अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होता है। हम पढ़ाए हुए हैं कि नहीं हैं? कर्णस्य दान वीरता कथा में पढ़ाए हुए हैं, संस्कृत का चैप्टर में, आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए। 24 नंबर है सवाल, कह रहा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व की भावना होना चाहिए, उसी को हम आदर्श समाज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष किसे मानता है? तो जाति प्रथा को मानता है, दूसरा क्या मानेंगे? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी की है, यह तो कहने की वाला बात नहीं है। 27 नंबर की अगर बात करें हम लोग, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? क्या है? हानिकारक है। लाभदायक कभी होगा? नहीं होगा, हानिकारक है। समझ गए। आगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में, यह तो सबसे पहले यही बताए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यह हम आपको नहीं बताए थे, तो लेकिन यह आप याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत यह जो है इन्हीं के यह पत्रिका का संपादित किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने।
समझ गए। और 30 नंबर सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं। तो शुरू में ही हम आपको बता दिए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं निर्माता को। समझ गए। तो अब समझिए आपका पूरा तरह से ऑडियो वीडियो पूरा समाप्त हो गया, और अब वीडियो भी यही तरह समाप्त करते हैं, और इससे भी बेहतरीन क्लास उम्मीद आपको हम अगले चैप्टर से समझा कर, कहानी हम बोल कर समझा दूंगा। समझ गए। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा कड़ी मेहनत कर सकूं। जय हिंद।